हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चंस को और ये हमारा मैराथन सेशन होगा। हम यहाँ पे कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को आज अच्छे से समझने वाले हैं। सो अगर आप सीटेड पेपर 1 देने जा रहे हैं या आप पेपर 2 देंगे, आपने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज 1 लिया है या 2 लिया है, सभी इसे देख सकते हैं। तो इसीलिए आप सबसे पहले इस सेशन को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस कर सकूं एंड आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर बिल्कुल कर सकें, ठीक है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आज के हमारे होंगे एंड एक एक करके प्रश्न को पढ़ना है और आंसर ज़रूर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इंटेंसिव रीडिंग। आपसे पूछा गया है इंटेंसिव रीडिंग के बारे में। फटाफट से 4 ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है डज नॉट इंक्लूड स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, एम्स एट लर्निंग सर्टेन ग्रामेटिकल रूल्स। क्या हम यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल को लर्न करते हैं? क्या ये एक्स्ट्रापोलेटिव अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है? एक्स्ट्रापोलेटिव का मतलब है कि जो बच्चा खुद से सोच पाता है या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, या फिर इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हुआ? फाइनली ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इंटेंसिव रीडिंग को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसे हम डिटेल्ड रीडिंग कहते हैं और ये स्पेसिफिक एम के लिए और टास्क के लिए हम रीड करते हैं। जैसे कि आप किसी एग्जाम में जाने से पहले जो आप रीडिंग करते हो या जो हम अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जो हम अपने एकेडमिक्स पढ़ते हैं, वो सब हमारा इंटेंसिव रीडिंग में आता है। तो फाइनली जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन 2 कहता है वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ गुड कंपोजिशन इज। कौन सा एक अच्छे कंपोजिशन की क्वालिटी होगी? मेंटेनिंग लॉजिकल कंसिस्टेंसी, मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ पैसिव वॉइस, यूजिंग फ्रेजेस एंड इडियम्स, या फिर यूजिंग ओनली फ्लोरी लैंग्वेज। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? एक अच्छा कंपोजिशन वही होगा जहां पर क्या हो, एक लॉजिकल कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, यानी आप जो भी लिखें वहां पर वो लॉजिकल आपका होना चाहिए, ठीक है। जो भी हो वो समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लर्निंग अ लैंग्वेज। एक भाषा सीखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा माना जाएगा? ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है। लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होगा, लैंग्वेज क्लास इन अ स्कूल, टेक्स्ट बुक या लैंग्वेज लैब। तो सबसे इसका जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, सॉरी, ए हो जाएगा। लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट जो है वो सबसे जरूरी है एक भाषा को सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनिजम्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सीज देम एज अ होल पर्सन। यानी इनमें से कौन सा मेथड है जो स्टूडेंट्स को एज अ होल पर्सन देखता है? ठीक है, CLT होगा, SLT होगा, साइलेंट वे होगा या CLL होगा। तो देखो CLT की फुल फॉर्म होती है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, SLT की फुल फॉर्म है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। साइलेंट वे भी एक तरीका है इंग्लिश को पढ़ाने का जहाँ पे टीचर ज़्यादातर साइलेंट होता है और बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और CLL का मतलब होता है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ सही जवाब इसका जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में एज अ होल पर्सन देखा जाता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है माइंड मैपिंग हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू। जो माइंड मैपिंग है वो बच्चों की क्या मदद करता है? फर्स्ट है लर्न पैसिवली ईच ऑफ द लिंग्विस्टिक आइटम्स, मेमोराइज द ग्रामर रूल्स, यूज लिटरेरी डिवाइसेस मोर इफेक्टिवली इन देयर राइटिंग, या फिर ब्रेनस्टॉर्म, एक्सप्लोर एनी आइडिया एंड एक्सपेंड इट। तो यहाँ पे देखो माइंड मैपिंग का सीधा सा मतलब है कि बच्चे किसी भी विचार को क्या कर सके, वहाँ पे वो ब्रेनस्टॉर्म कर सके, एक्सप्लोर कर सके और उसे बढ़ा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के रिगार्डिंग कौन सी बात बिल्कुल सही है? करेक्ट वाली बात हमें यहाँ पे बतानी है और ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे लैंग्वेज स्किल्स शुड बी लर्नड एज पर द लैंग्वेज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। लैंग्वेज स्किल्स हिंडर लैंग्वेज लर्निंग,
लैंग्वेज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड विद वन अनदर, या फिर लैंग्वेज स्किल्स आर नॉट इंटर रिलेटेड। तो देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, कि जो लैंग्वेज हमारी जो स्किल्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। यानी जो भी आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सिखाते हैं वो आपस में क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं, उनमें संबंध होता है, अलग अलग नहीं होती हैं। तो यहाँ सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, फंक्शनल ग्रामर लेज एम्फेसिस ऑन। जो फंक्शनल ग्रामर है वो किस पे फोकस करता है, लिंग्विस्टिक आइटम्स, यूज ऑफ लैंग्वेज, सिंटैक्टिकल आइटम्स या रूल्स ऑफ लैंग्वेज। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी। ओके, जब भी हम फंक्शनल ग्रामर की बात करते हैं तो हम यूज पे बात करते हैं। अगर आपके ऑप्शन में कॉन्टेक्स्ट आता है या अगर आपके ऑप्शन में मीनिंग आता है तो वहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा, फंक्शनल ग्रामर बनेगा। और अगर रूल आता है, सिंटैक्टिकल आता है, लिंग्विस्टिक आता है, तो ये आपका कौन सा ग्रामर बनेगा, फॉर्मल बनेगा। ठीक है, दो प्रकार की ग्रामर होती है, एक होता है फंक्शनल और दूसरा होता है फॉर्मल। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन यूजिंग मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल एट प्राइमरी लेवल। इनमें से कौन सा सबसे कम जरूरी है, ठीक है, जब आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग यूज करते हैं। फर्स्ट है, मदर टंग यील्ड्स बेटर लर्निंग आउटकम्स, ट्रांजिशन फ्रॉम मदर टंग टू स्कूल लैंग्वेज कांट बी एंश्योर्ड, मदर टंग विल फैसिलिटेट बेटर क्लासरूम इंटरेक्शन, या फिर मदर टंग एंश्योर्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन। तो देखो सबसे कम जरूरी हमें बताना है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है कि ये बेटर लर्निंग हमें आउटकम मिलते हैं मदर टंग के यूज से। मदर टंग जो है वो फैसिलिटेट करता है बेटर क्लासरूम ट्रांजैक्शन को, मदर टंग से पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो बी वाला है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है सबसे कम जरूरी क्या है कि ट्रांजिशन फ्रॉम मदर टंग टू स्कूल लैंग्वेज कांट बी एंश्योर्ड, ये गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं, Which one of the following methods does not promote the use of mother tongue while teaching English? इनमें से कौन सा मेथड है जो मदर टंग को बिल्कुल भी यूज नहीं करता या प्रमोट नहीं करता है? ऑडियोलिंगुअल, जिसे आर्मी मेथड कहा जाता है, ये होगा, CLT मेथड होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन होगा या डायरेक्ट होगा। तो जहां पे मदर टंग को बिल्कुल भी हम प्रमोट नहीं करते हैं तो वो मेथड हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे ओनली किस में पढ़ाया जाता है, टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। हम बच्चे की पहली भाषा, उसकी घर की भाषा, उसकी मदर टंग को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कौन सी एबिलिटी होती है जिसे हम संप्रेषणात्मक सामर्थ्यता कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा फाइनली वो क्या बनेगा कि जब आप अलग अलग परिस्थितियों में भाषा को उपयोग कर सकें, उनको आप यूज कर सके। तो ए इसका सही जवाब बन जाएगा। और कौन से मेथड में इसको फोकस किया जाता है, CLT में सबसे ज्यादा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी पे फोकस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर्स टू द एबिलिटी टू। जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होती है वो कौन सी एबिलिटी हमें बताती है? पहला है, राइट कोहेरेंटली, ग्रास्प द साउंड स्ट्रक्चर, स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली, या फिर मास्टर द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो फोनोलॉजिकल का मतलब है जहाँ पे आपकी बात किसकी हो रही हो, साउंड्स की बात हो रही हो। तो यहाँ पर हम जब साउंड के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि एक साउंड कैसे बना है, उसमें कौन कौन सी ध्वनि है, कितने उसमें हमारे कौन कौन से वॉवल्स हैं, तो यहाँ पे बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, फोनीम्स आर यूनिट्स ऑफ। फोनीम्स जो हैं वो किसकी यूनिट होती हैं वो आपको बताना है। फर्स्ट है, साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज, वॉवल्स इन अ लैंग्वेज, अल्फाबेट या फिर ग्रामर। फोनीम्स पूछा गया है तो याद रखना फोनीम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या है तो आपका आंसर क्या बनेगा, फोनीम बनेगा। तो यहाँ पर किसकी बात करता है फोनीम, साउंड्स की बात करता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लैंग्वेज का क्या है, फोनीम है। ठीक है, जैसे कि आप मैं बोलूँ फ या फिर च, तो इस तरह से ये क्या होते हैं, फोनीम्स होते हैं। तो यहाँ ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द टर्म लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज और मैथड्स ऑफ CLT। आपको बताना है कि जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है ये किससे संबंधित है, डायरेक्ट मेथड से, ग्रामर ट्रांसलेशन से, कम्युनिकेटिव अप्रोच या स्ट्रक्चरल अप्रोच। चारों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर होगा
वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एज वेल एज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन कहाँ किया जाता है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल कहाँ किया जाता है, तो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड में हम केवल टारगेट का यूज़ करते हैं, टारगेट लैंग्वेज, और जीटीएम जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। ग्रामर को डिडक्टिव पढ़ाया जाता है, यूनिट ऑफ टीचिंग जीटीएम की वर्ड होती है, और अगर आपसे डायरेक्ट की यूनिट पूछे तो सेंटेंस आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर इसका सी बनेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 है कॉन्टेंट वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। जो कॉन्टेंट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में उन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्टर्स, ग्रामेटिकल वर्ड्स, लेक्सिकल वर्ड्स या एम्प्टी वर्ड्स। तो यहाँ पर देखो जो कंटेंट वर्ड हमारे होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ड्स, ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना। और जो ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं फंक्शन वर्ड। ये दो प्रकार के वर्ड पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम्पल भी यहाँ पे आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फंक्शन वर्ड्स कौन से हैं तो ग्रामेटिकल हो जाएगा, और अगर कंटेंट पूछा जाए तो लेक्सिकल हो जाएगा। लेक्सिकल वर्ड का मतलब है जो जिनका कोई एक निश्चित मतलब एक मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ लव, तो ये क्या है, एक लेक्सिकल वर्ड हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना, फाइनली हमारा सी बनेगा राइट आंसर। कंटेंट वर्ड को हम लेक्सिकल वर्ड भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आता है, साइलेंट रीडिंग इज एनकरेज्ड बिकॉज इट। साइलेंट रीडिंग को हमें एनकरेज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बिकॉज इट प्रमोट्स फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, बिकॉज इट प्रमोट्स मेमोराइजिंग, इट इज गुड फॉर द टीचर, या फिर डज नॉट डिस्टर्ब अदर्स। तो बहुत आसान प्रश्न है। साइलेंट रीडिंग को हमें इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दोनों ही क्या हो, विकसित हो, ठीक है। तो बच्चा जो है विश्लेषण भी कर पाएगा, सोच भी पाएगा, थिंकिंग भी डेवलप होगी, और सेल्फ स्टडी की हैबिट भी यहाँ पे उसकी आती है, ओके। तो ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बीच एक डिफरेंस को बताता है। फर्स्ट है ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, दूसरा है असेसमेंट इन लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज या लैंग्वेज एनवायरनमेंट। तो असेसमेंट एंड जो आपका एक्विजिशन है और जो लर्निंग है उसके बीच एक डिफरेंस जो लाता है वो क्या लाता है, उसका एनवायरनमेंट लाता है, ठीक है। बाकी जो ऊपर की तीनों चीज़ें हैं ये किससे रिलेटेड है, हमारी लैंग्वेज की लर्निंग से, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड है। लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं एक्विजिशन को दिखाता है, ठीक है। मतलब कि जो आपका एक्विजिशन है वो नेचुरल होता है और जो हमारी लर्निंग होती है वो फॉर्मल सिचुएशंस में होती है। तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम चिल्ड्रन हेल्प्स इन डेवलपिंग देयर स्किल ऑफ। आपको बताना है कि यहाँ पर जब आप बच्चों से स्टोरी सुनते हैं तो यहाँ पे क्या स्किल ऐसी है जो डेवलप होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है ये हमारा। फर्स्ट है यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, आइडेंटिफाइंग द मॉरल मैसेज इन द स्टोरी, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन, या फिर यूजिंग इडियम्स एंड मेटाफर्स। तो जब आप बच्चों से स्टोरीज को सुनते हैं तो ये क्या स्किल उनकी डेवलप करेगा, वो डेवलप करेगा बच्चों के इमेजिनेशन को एंड उनके एक्सप्रेशन को, ठीक है। सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चा एक्सप्रेस कर सके, वो स्टूडेंट जो है वो अपने विचारों को बता सके, उसकी कल्पना शक्ति विकसित हो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लैंग्वेज लेबोरेटरी इज द प्लेस वेयर द लर्नर्स हैव टू लिसन ऑन हेडफोन। The language labs are set up with a view to provide listening activities in order to develop। जो लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है वहाँ पे लिसनिंग एक्टिविटीज़ कराई जाती है, क्या डेवलप करने के लिए, एनालिसिस को, स्पीच को, क्रिटिसाइजिंग हैबिट को या लिसनिंग एक्टिविटीज़ को। तो इसका जो सही जवाब बनेगा फाइनली वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका राइट आंसर। बच्चों के अंदर स्पीच हैबिट को डेवलप करने के लिए बहुत सारी लिसनिंग एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स का यूज़ लैंग्वेज लेबोरेटरी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, सेल्फ असेसमेंट बाय लर्नर्स हेल्प्स। जो सेल्फ असेसमेंट है लर्नर्स के द्वारा, जिसे हम असेसमेंट एज लर्निंग भी कह देते हैं, तो ये क्या हेल्प करता है। फर्स्ट है
helps them in laying the foundation of a future teacher, helps them in understanding their achievement, accepting a lot of remedial practice, या फिर to get some space for teachers to engage themselves in other academic tasks. तो जो सेल्फ असेसमेंट बच्चे करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग खुद की अचीवमेंट को लेके होता है. बी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. यहाँ पे बच्चे खुद की ही अंडरस्टैंडिंग को, अपनी अचीवमेंट को वो समझ पाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग राइटिंग स्किल. क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सा स्टेप जो है राइटिंग में नहीं होता है. फर्स्ट है प्रूफ रीडिंग, सेकंड एडिटिंग, थर्ड है ट्रांसक्रिबिंग या फिर ड्राफ्टिंग. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर सीटेट में आपके आ जाता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा हमारा नहीं होगा, तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा. ठीक है, आप याद रखिएगा कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, उसके बाद उसको ड्राफ्ट करते हैं, आप उसको लिखते हैं, उस ड्राफ्ट के बाद आप क्या करते हो, उसको रिवाइज करते हो, फिर आप उसको प्रूफ रीड करते हो. प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग जो है दोनों सेम ही होती हैं. उसके बाद हम उसको रीड्राफ्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको पब्लिश करते हैं. तो यहाँ ट्रांसक्रिबिंग जो है ये लिसनिंग से रिलेटेड होता है, इसीलिए यहाँ पे सी आंसर हमारा इसका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर. अगला प्रश्न देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाइडेड राइटिंग प्रोवाइड्स डैश टू स्टूडेंट्स व्हेन राइटिंग ऑन देयर ओन. गाइडिंग राइटिंग जो होता है, गाइडेड राइटिंग, वो क्या प्रोवाइड करता है बच्चों को. फर्स्ट है रिव्यू एंड फीडबैक, सेकंड मॉडल टेक्स्ट एंड विजुअल्स, थर्ड है अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी या फिर हेल्पफुल टूल्स, स्कैफोल्डिंग एंड सपोर्ट. तो गाइडेड राइटिंग वो राइटिंग होती है जहाँ पे टीचर कहीं ना कहीं एक प्रकार का बच्चों को क्या देता है, क्लू देता है, उन्हें हेल्प देता है, सपोर्ट देता है. सो यहाँ ऑप्शन जो 4 है वो इसका सही आंसर बनेगा. गाइडेड राइटिंग में याद रखिएगा कि हम एक तरह से सहारा प्रदान करते हैं, हेल्प देते हैं, उन्हें टूल प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट देते हैं. ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड. लैंग्वेज जो है वो एबिलिटी है एक्वायर करने की और यूज करने की. सम ऑफ इट्स बेसिक स्किल्स, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, सम ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स या फिर अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स. सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा. जो हमारा लैंग्वेज है वो क्या करता है, हम वहाँ पे एक्वायर करते हैं और यूज करते हैं सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन को, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी माना जाता है, इसीलिए इसका बी आंसर जो है वो सही आंसर बनेगा. अगला प्रश्न देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इंग्लिश टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन. जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक होता है उसको किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए. एज एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, द स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ बुक, अट्रैक्टिव कवर पेज एंड इलिस्ट्रेशंस या फिर ग्रामेटिकल फॉर्म्स. सो सबसे ज़रूरी क्या है कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो किताब होनी चाहिए और उद्देश्यों को ध्यान में रख करके होना चाहिए. तो ए इसका सही जवाब बनेगा. अगला प्रश्न देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अ टीचर इज टीचिंग ग्रामर टू द क्लास. She explains the rules and definitions and then give examples. पहले टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया रूल्स को, उसके बाद एग्जाम्पल दिया है. तो ये क्या है, कौन सा मेथड है, तो यहाँ सही जवाब क्या बनेगा. जब आप कहाँ जा रहे हो, रूल से एग्जाम्पल की तरफ आप जा रहे हैं, आप जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, डिडक्टिव मेथड होता है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर. ये क्या है, डिडक्टिव मेथड को टीचर यूज कर रहा है. ओके, अगला प्रश्न देखेंगे. नेक्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू टीच. क्वेश्चन 26 कहता है कि जो जीटीएम मेथड है उसे हमें क्या पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है. मतलब ग्रामर पढ़ाया जाता है, फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज यूजेज या फिर क्लासिकल लैंग्वेजेस. तो जो जीटीएम था, जीटीएम जब आया था तो देखो ये जो जीटीएम था ये आपका जर्मनी में आया था और यहाँ पे जो पुरानी भाषाएं थी जैसे कि जो लैटिन भाषा और जो ग्रीक भाषाएं थी उनको सिखाने के लिए इसको लाया गया था इंग्लिश के अंदर. तो यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज यहाँ पे राइट आंसर बनेगा और इसे हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मेथड भी कहते हैं. ठीक है, इसे हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं और इसे हम ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं. इसीलिए
तो यहाँ पे क्या बना इसका फाइनली आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश पर्टेन्स टू, जो डेकोरम होता है स्पोकन इंग्लिश में वो क्या बताता है? एप्रोप्रिएट जेस्चर्स, क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल, करेक्ट ग्रामेटिकल यूसेज या फिर वॉइस क्वालिटी। तो देखो जब भी हम स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश के अंदर तो जो डेकोरम होता है वो क्या बताता है? हमारे एप्रोप्रिएट हाव भाव क्या है, यानी आपके जेस्चर्स क्या है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आपके हाव भाव को बताता है, उसे हम डेकोरम कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। लैंग्वेज गेम्स आर इफेक्टिव इन लर्निंग लैंग्वेज बिकॉज, जो लैंग्वेज गेम्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं इंग्लिश को सीखने में, क्यों होते हैं उनका रीजन हमें यहाँ पे बताना है। फर्स्ट है दे अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल्स, एक्टिव स्टूडेंट्स विल पॉजिटिवली पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज, दे सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर्स, या फिर दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो इसका सही जो रीजन है कि जो गेम्स हम यूज करते हैं लैंग्वेज गेम्स, वो वहाँ पे वो क्या करते हैं, मौके देते हैं बच्चों को कि वो क्या कर सके, स्किल्स को प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है राइटिंग इज द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। राइटिंग जो है वो कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है? फर्स्ट है अल्फाबेटिकल, सेकंड ग्राफिकल, थर्ड है फोनेटिक या सिस्टमैटिक। तो राइटिंग को क्या कौन सा रिप्रेजेंटेशन माना जाता है? राइटिंग को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल क्यों आया, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट यूनिट इन राइटिंग अगर मैं बोलूं तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ग्राफीम बनेगा। ठीक है, ये याद रखना, ग्राफीम है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। और ग्राफीम का मतलब होता है कि जो हम साउंड बोलते हैं उसे हम लिख देते हैं, इसीलिए इसका आंसर ग्राफीम से क्या बन गया? ग्राफिकल बन गया। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूं, मान लो कैट है तो कैट में क के लिए के का साउंड आता है इंग्लिश में, लेकिन हम इसको लिखते क्या है? CAT कैट लिखते हैं। तो यानी कि जो ये सी है ये आपका क्या है? ग्राफीम है। ठीक है, तो इसलिए 20 का राइट आंसर बनेगा। राइटिंग क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और राइटिंग की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ग्राफीम होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एज अ रिएक्शन टू देयर पेरेंट्स रीइंफोर्समेंट इज सजेस्टेड बाय विच थियरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी थियरी की बात की जा रही है कि बच्चे जो है भाषा को सीखते हैं एज अ रिएक्शन टू देयर पेरेंट्स रीइंफोर्समेंट। तो ये क्या है? इनेटिस्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है या कॉग्निटिव थ्योरी है? तो ये आप समझ गए होंगे, रीइंफोर्समेंट की बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो थ्योरी की बात है वो क्या है? बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है। ठीक है, ये आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए नॉम चॉम्स्की कौन थे, तो यहाँ पे नॉम चॉम्स्की जो है ये कौन थे? इनेटिस्ट थे, जो इनेट थ्योरी को लेके आए, जैसे कि LAD लेकर के आए, तो इनको हम इनेटिस्ट कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट में आपके पियाजे वाइगोत्स्की आ जाएंगे, कॉग्निटिव में भी पियाजे आ जाएंगे, ब्रूनर आ जाएंगे, और बिहेवियरिस्टिक में थॉर्नडाइक, स्किनर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? फाइनली ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 आता है द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकसेस ऑन। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है इंग्लिश को पढ़ाने का वो किस पे फोकस करता है? फर्स्ट है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस प्लस एन एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली, द प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर पैटर्न्स, या फिर द स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंसेस। तो देखो यहाँ पर हमसे कम्युनिकेटिव अप्रोच पूछा गया है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट हो जाएगा। आप लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पे भी फोकस करते हैं, पहली बात, और दूसरी बात कि हम लैंग्वेज को कैसे यूज़ करें एप्रोप्रिएटली, इस चीज़ पे भी हमारा फोकस बहुत ज़्यादा CLT के अंदर होता है। हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं करेंगे। जो ग्रेडेशन और जो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन है ये भी हम स्ट्रक्चरल में करते हैं, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन कहता है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी बेस्ड ऑन। एक कंस्ट्रक्टिविज्म जो क्लासरूम है उसके अंदर लैंग्वेज लर्निंग किस पे फोकस होती है सबसे ज़्यादा? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज।
आप जो भी चीज़ सिखाते हैं वो बच्चे के पूर्व ज्ञान से, यानी उसके जो प्रीवियस नॉलेज है उस पर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इंग्लिश द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कौन से संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया था? तो यहाँ पे दिया गया था आर्टिकल 343 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर फाइनली होगा। राजेश, अ टीचर ऑफ क्लास 7, organized an intra-class extempore speech competition. Which one of the following parameters is least important in assessing extempore? तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है extempore। एक्सट्रेम्पोर स्पीच का मतलब होता है कि जब आप सडन किसी को कह दें स्पीच देने के लिए विदाउट एनी प्रिपरेशन, जो आप एक स्पीच देने के लिए बोल दें आप किसी को, तो उसे हम एक्सट्रेम्पोर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा क्या चीज़ है जो आप कम ध्यान दोगे अगर आपने किसी बच्चे को इस तरह का स्पीच दिया है? तो फर्स्ट है एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, सेकंड है कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़, थर्ड कॉन्फिडेंस ऑफ अ चाइल्ड, या फिर पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड। तो देखो जब एक बच्चा अगर स्पीच दे रहा है तो आप क्या फोकस करेंगे? यहाँ पे एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी भी करेंगे, वो कितना सही बोल रहा है, उसके आइडियाज़ में कोहेरेंस है या नहीं है, वो कितना लॉजिकल बोल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे हम पर्सनालिटी को सबसे कम महत्व देंगे। हमसे क्या पूछा गया है? लीस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है, तो पर्सनालिटी उसकी देखना सबसे कम ज़रूरी होगा स्पीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द स्टडी ऑफ चंक्स ऑफ लैंग्वेज विच आर बिगर देन अ सिंगल सेंटेंस इज। आपको बताना है द स्टडी ऑफ चंक्स ऑफ लैंग्वेज जो कि एक सिंगल सेंटेंस से बड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्कोर्स, मोर्फोलॉजी, सिंटेक्स या सिमेंटिक्स। तो देखो ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सिमेंटिक्स होता है वो होता है आपका क्या? स्टडी ऑफ मीनिंग। स्टडी ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए मीनिंग की बात जहाँ हो रही हो, वहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? सिमेंटिक्स बनेगा। सिंटेक्स में आपकी रूल की बात की जाती है और सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात की जाती है। मोर्फोलॉजी में हम वर्ड के फॉर्मेशन की बात करते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? टुकड़े नहीं कर सकते, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, उसे मोर्फोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यहाँ पे बात हो रही है डिस्कोर्स की। डिस्कोर्स का मतलब होता है कि जो आपने चंक्स लैंग्वेज के सिखाए हैं। चंक्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, अब चंक्स से जब आप किसी लैंग्वेज में किसी सेंटेंस को या पैराग्राफ को पढ़ना या बोलना या सिखाते हैं तो वहाँ पे उसे हम डिस्कोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, राइटिंग अ पर्सनल रिस्पॉन्स टू अ लिटरेरी टेक्स्ट कैन बी मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर लर्नर्स टू इनहांस देयर। अगर आप बच्चों को राइटिंग सिखा रहे हैं पर्सनल रिस्पॉन्स के आधार पे, यानी कि ऐसी राइटिंग जहाँ पे बच्चे पर्सनल रिस्पॉन्स कर पाते हैं, तो इससे उनका क्या इन्हांस होगा? रिफ्लेक्टिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग, ग्रेड्स इन द फॉर्मेटिव असेसमेंट, एबिलिटी टू राइट अ स्टोरी और नॉवल, या फिर अंडरस्टैंडिंग द ऑथर्स लाइफ स्केच। तो इसका सही जवाब क्या बना? फाइनली हमारा ऑप्शन 1 बनेगा। उनकी रिफ्लेक्टिव और एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी अगर आप उनसे पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे या उन्हें आप ऐसा एक्टिविटी देंगे जहाँ पे बच्चा तर्क कर पाए और विश्लेषण कर पाए। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोग्राफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोग्राफ। अब आपको बताना है कि यहाँ पे होमोग्राफ क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। तो देखो होमोग्राफ क्या होता है? जहाँ पर आपकी जो स्पेलिंग होती है ना, स्पेलिंग क्या होती है? सेम होती है। पहली चीज़ ये याद रखना होमोग्राफ के बारे में कि अगर स्पेलिंग किसी 2 वर्ड की सेम है लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग होता है, यानी वो डिफरेंट होता है, तो वहाँ होमोग्राफ होता है। तो यहाँ पे जैसे आप 2 ऑप्शन देख रहे हो, ये क्या है आपका? इसे हम कहते हैं लेड, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है लेड और इसका होता है लीड। स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो इसे हम कहते हैं होमोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वाइल लिसनिंग टू अ स्पीच इन इंग्लिश समटाइम्स वी लिसन to basic unit of a sound, a syllable and a word, then a sentence and then a paragraph to decode the meaning of the complete speech. This mental process can be described as।
अब देखो पूरा आप ध्यान से इसको पढ़ना कि इसमें कह क्या रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन में, कि जब भी हम कोई चीज़ सुनते हैं, स्पीकिंग कोई स्पीच सुन रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सुनना बेसिक यूनिट से, साउंड से, फिर साउंड से सिलेबल पे जाते हैं, फिर वर्ड पे जाते हैं, फिर सेंटेंस, और लास्ट में हम पैराग्राफ पे जाते हैं। यानी कि साउंड से वर्ड, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ पे आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, आप क्या जा रहे हो, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। यानी कि ये अप्रोच कौन सी है, बॉटम अप अप्रोच होती है, जहां पे हम पार्ट 2 कहाँ जा रहे हैं, होल की तरफ जा रहे हैं। तो ये है आपका बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, इन फ्री राइटिंग अ लर्नर इज एंगेज्ड इन। जो फ्री राइटिंग होती है उसमें लर्नर एंगेज होता है लिस्टिंग आउट द थिंग्स ही और शी हैज जस्ट मेमोराइज्ड, राइटिंग विद स्पेसिफिक रिलेशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, राइटिंग सेंटेंसेज विदाउट अप्लाइंग हिज और हर माइंड, या फिर एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो यहाँ पर फ्री राइटिंग में क्या होता है कि जहाँ पे बच्चा लिखता है और बहुत ज़्यादा वो अटेंशन नहीं देता है ग्रामर पे और स्पेलिंग पे, तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर बनेगा। जहाँ पे बच्चा अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है और बहुत ज़्यादा वो स्पेलिंग और ग्रामर का ध्यान इतना नहीं रखता है, जैसे कि जो हम अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं, वो एक फ्री राइटिंग का टाइप होता है। अगला प्रश्न है, सुशीला डिस्कस्ड अ शॉर्ट स्टोरी in her classroom and asked her students to write an article for a newspaper on the theme of the story. What is this writing known as? अब आपको बताना है कि कौन सी राइटिंग है जहाँ पे उसने एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस किया और उसने स्टूडेंट से कहा कि वो एक आर्टिकल जो है लेके आएंगे फॉर अ न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार की जो राइटिंग होती है इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। एक्स्ट्रापोलेटिव क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे बच्चे उस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ के खुद से ही एक आर्टिकल लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बच्चे खुद से ही अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, जो कि एक्स्ट्रापोलेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 7 आस्क्ड स्टूडेंट्स टू राइट एन आर्टिकल ऑन पोल्यूशन इन आवर सिटीज। शी आस्क्ड स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज ऑन पोल्यूशन इन सिटीज। अब देखो यहाँ पर एक टीचर ने बच्चों को एक आर्टिकल लिखने के लिए दिया। आर्टिकल का टाइटल था पोल्यूशन इन आवर सिटीज। उसने बच्चों को कहा कि सबसे पहले अपने आइडियाज़ को क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद ड्राफ्ट, उसके बाद एडिट और रिवाइज करेंगे। तो ये क्या है, ये राइटिंग का क्या है? तो आप सबको पता होगा, हमने बार बार डिस्कस किया है कि ये राइटिंग का क्या है, प्रोसेस होता है। तो यानी कि यहाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइटिंग के प्रोसेस अप्रोच में ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्टेप्स शामिल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस आर मेंट टू। जो लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं वो किस लिए होते हैं? तो फर्स्ट है, अप्लाई द आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट, अप्लाई न्यू आइडियाज, रिकॉल द वोकैबुलरी टू बी लर्न्ड इन द टेक्स्ट, या फिर रिकॉल फैक्ट्स फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज। तो लोअर ऑर्डर क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं जहां पर आप क्या करते हैं, आप वहां पर जो भी आपने फैक्ट को पढ़ा है आप उसको कहीं ना कहीं रिकॉल करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। लोअर ऑर्डर क्वेश्चन बेसिकली आपने अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी भी पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन होता है। तो जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होता है वो लोअर ऑर्डर में आता है, जहाँ पे बच्चे प्रीवियस नॉलेज के आधार पर रिकॉल करते हैं या स्मरण करते हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर फाइनली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन प्रिंसिपल में इनमें से क्या नहीं होता? एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी, कवरेज या फ्रीक्वेंसी। तो देखो, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज आइटम को क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज आइटम को पढ़ाने के लिए सिलेक्ट करते हैं तो हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि जो आप सिखा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई वर्ड सिखा रहे हैं, वो कितनी बार उनके ज़िंदगी में, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितनी बार उन्हें यूज़ करते हैं, वो कितने आइटम को कवर करते हैं। ठीक है, या फिर जैसे मैं अगर बोलूँ कि स्वीट्स, अब मैंने बोला स्वीट्स, तो स्वीट्स के अंदर तो सारी स्वीट्स आ जाती हैं, यानी कि ये जो वर्ड है स्वीट्स वर्ड, ये कितना कवर कर रहा है, इसने सारी की सारी स्वीट्स की जो वैरायटी है उसको कवर कर दिया, इसे कवरेज कहते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी का मतलब है कि क्या वो वर्ड उनकी लाइफ में कितना यूजफुल है, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है ना, या आपके पास जो रिसोर्सेज हैं क्या वो अवेलेबल है, क्या आप पढ़ा सकते हैं उन वर्ड्स को, क्या आपके पास सही रिसोर्सेज हैं। तो इन तीनों का ध्यान हम रखते हैं, लेकिन एक्यूरेसी का ध्यान हम सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में नहीं रखते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। हम कभी भी सटीकता की बात नहीं करते हैं सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट
इम्पॉर्टेंट इन हेल्पिंग लर्नर्स विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। अगर बच्चों को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए है कि द टीचर शुड प्रोवाइड होम ट्यूशंस, तो ये तो ज़रूरी नहीं है। द टीचर शुड इग्नोर, ये भी नहीं होगा। द टीचर शुड गिव लॉट ऑफ करेक्शन वर्क, ये भी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप उनको वेरियस जो लर्निंग या जो मीनिंगफुल एक्टिविटी है या जो रियल लाइफ है उससे आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डी इसका सही जवाब हमारा बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग में 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? पहला जो P है इसका मतलब होता है P फॉर प्रेजेंटेशन, सेकेंड है P फॉर प्रैक्टिस एंड थर्ड वन इज P फॉर प्रोडक्ट। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाने जाते हैं तो आप उसको पहले प्रेजेंट करते हैं। आपने जो लेसन प्लान बनाया, आप जो चीज़ सिखाने जा रहे हैं कोई भी चीज़, वो आप प्रेजेंट करते हो बच्चों के सामने, आप पढ़ाते हैं। उसके बाद बच्चे उसको प्रैक्टिस करते हैं, अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटी को करते हैं और उसके बाद वो उस चीज़ को अपना क्या करने लगते हैं, उसे यूज़ करने लगते हैं, यानी उसे प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो ये पीपीपी टीचिंग ऑफ मॉडल है जहाँ पे P फॉर प्रेजेंटेशन, P फॉर प्रैक्टिस एंड नेक्स्ट वन इज P फॉर प्रोडक्शन। ये 3 चीज़ें होती हैं, आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 आता है ये। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज। जो स्टोरी टेलिंग होता है और स्टोरी सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज इट स्टोरीज हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, यूज मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न देम, प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, या फिर हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन। तो सही आंसर इसका क्या बना? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। जो स्टोरीज होती हैं वो उन्हें इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि वो चारों ही जो कौशल है इनको एज अ होल प्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेटेड तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज नोन एज। भाषा में स्टडी ऑफ मीनिंग अगर पूछा जाए तो आंसर आपका क्या बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने बोला था कि जब भी आपका मीनिंग आ जाए, स्टडी ऑफ मीनिंग, तो वहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? सिमेंटिक्स हमारा राइट आंसर बनेगा। अगर पूछा जाए कि साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, अगर आप मानव भाषा का अध्ययन कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से, तो वो होता है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स के अंदर सारे ब्रांचेस ये वाले आ जाते हैं, ये जो हम और बाकी ऑप्शन देख रहे हैं। मोर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। मोर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। जब आप वर्ड के फॉर्मेशन की स्टडी करते हो, और मोर्फोलॉजी के अंदर क्या आते हैं? हमारे मोर्फीम आते हैं जो कि सबसे छोटे यूनिट होते हैं वर्ड के। सिंटेक्स क्या होता है? जहाँ पे हम सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करते हैं कि रूल कैसे है, ग्रामर कैसे है, सेंटेंस कैसे बना है, एक वर्ड से फ्रेजेस, फ्रेजेस से सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से पैराग्राफ कैसे कनेक्टेड है, इसकी बात हम सिंटेक्स में करते हैं। तो आशा करती हूँ कि गाइस आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोज़ इस पर बना रखी है। आपको पूरा का पूरा इंग्लिश पेडागोजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पर 50 वीडियोज़ का। आप ज़रूर उसको देखिएगा अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। When a child learns a language naturally without much practice, अगर एक बच्चा भाषा को naturally without practice सीखता है तो उसे हम क्या कहेंगे? लैंग्वेज अडाप्टेशन, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन या फिर लैंग्वेज जनरलाइजेशन। तो यहाँ पर विदाउट मच प्रैक्टिस जब आप भाषा को सीख लेते हैं नेचुरली, इसे हम कहते हैं लैंग्वेज का एक्विजिशन, जो कि कहाँ होता है? आपका इनफॉर्मल होता है, आपके एनवायरनमेंट से होता है, एंड जहाँ पर आप ग्रामर को अनकॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। इंग्लिश की जो एक अच्छी टेक्स्ट बुक है उसकी क्या एक विशेषता होनी चाहिए? एवरी लेसन शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग एंड द कंक्लूजन एट द एंड। It should be based on the guiding principles of curriculum and syllabus. No difficult words should be given in the textbook at primary level. या फिर the maximum number of textual exercises should be given to practice at the end of the lesson. तो सही जवाब इसका क्या बनेगा? चारों ही ऑप्शन को मैंने पढ़ दिया है। यहाँ पर एक अच्छे टेक्स्ट बुक की विशेषता यही होती है कि उसे गाइडिंग प्रिंसिपल जो हैं, जो करिकुलम है, जो सिलेबस है हमारा,
उस पे बेस्ड होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड उस पुस्तक को होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 50। एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, मल्टीलिंगुअलिज्म इन लर्निंग अ लैंग्वेज शुड बी सीन एज अ। मल्टीलिंगुअलिज्म को कैसे देखा जाना चाहिए? चैलेंज नहीं होगा, हिंड्रेंस भी नहीं होगा, चैलेंज भी, हम कभी भी हिंड्रेंस चैलेंज नहीं लगाएंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारा रिसोर्स है और एसेट होता है भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको इसमें से फंक्शन वर्ड बताना है कौन सा है। फंक्शन वर्ड को हम और क्या कहते हैं, मैंने डिस्कस अभी किया था, ग्रामेटिकल वर्ड कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ग्रामेटिकल वर्ड कौन सा है तो उसे हम फंक्शन वर्ड ही कहते हैं। तो यहाँ पर एंड जो है ये क्या है? हमारा ग्रामेटिकल वर्ड होगा। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शन है ये क्या है? हमारे लेक्सिकल वर्ड है, जिन्हें हम कंटेंट वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमने टोटल 51 क्वेश्चन कर लिए हैं एंड हमने अभी 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि मुझे लगता है कि बुरा नहीं है और अच्छी बात है कि हमने कम समय में इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया है। सो इस समय पे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उतना ही आप स्कोर जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट मैं सभी को कहूँगी एंड वीडियो आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, आप सपोर्ट करें एंड पहली बार चैनल से जुड़े हैं अगर आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। इसी तरह से मैं और मैराथन सेशंस डेली बेसिस पे लाऊंगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप डाउट्स अपने पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में सबका मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू।